अभी विनय ये बोला ही था कि अचानक आसपास से हेलीकॉप्टर्स की आवाजें और भी तेज होती चली गई। और तभी फार्म हाउस के मेन गेट को तोड़ते हुए कुछ कमांडोज अंदर दाखिल हुए। काले रंग की हाईटेक यूनिफॉर्म, आंखों पर नाइट विजन गॉगल्स और हाथों में अत्याधुनिक हथियार। ये थी दीवान परिवार की प्राइवेट मिलिट्री यूनिट, जिसे लोग बस अफवाहों में ही सुनते थे। फार्म हाउस में घुसते ही उन्होंने बिना वक्त गवाए विनय के गार्ड्स पर धावा बोल दिया। गोलियों की गड़गड़ाहट और चीख पुकार से पूरा इलाका थर्रा उठा। विनय के गार्ड्स ने जवाबी कार्रवाई की, लेकिन उनकी ट्रेनिंग और हथियार दीवान यूनिट के सामने बौने साबित हुए। एक एक करके सभी गार्ड्स ढेर होते चले गए। दूसरी ओर शहर के एक पॉश इलाके में जगदीश मल्होत्रा अपने आलीशान घर से बाहर निकल रहा था। उसे जैसे ही अपने इन्फॉर्मर से पता चला कि विनय फार्म हाउस में है, वो बिना किसी बॉडीगार्ड के अकेले ही अपनी काली मर्सिडीज में बैठ फार्म हाउस की ओर निकल पड़ा। रास्ते में वो बार बार विनय को कॉल करता रहा, लेकिन फोन स्विच ऑफ बता रहा था। तभी उसकी सेक्रेटरी का कॉल आता है। सर, अभी अभी ब्रेकिंग न्यूज आई है। मल्होत्रा ग्रुप के शेयर्स अचानक गिरने लगे हैं। मार्केट में अफवाह है कि कुछ बड़ा हुआ है। जगदीश ने तुरंत मर्सिडीज के डैशबोर्ड में लगी स्क्रीन ऑन की। न्यूज एंकर कह रहा था, आज मल्होत्रा ग्रुप के शेयर्स में भारी गिरावट देखी गई है। सूत्रों की माने तो अगले कुछ घंटों में ग्रुप पूरी तरह से दिवालिया हो सकता है। यह सुनते ही जगदीश के होश उड़ गए। उसने मर्सिडीज की स्पीड हवा से भी तेज कर दी और फार्म हाउस की ओर दौड़ पड़ा। इधर फार्म हाउस के सेकंड फ्लोर पर, जहां आर्यन लोहे की जंजीरों में बंधा एक कुर्सी पर बैठा था और उसके शरीर से खून बह रहा था, वही विनय के चेहरे पर जैसे ही बाहर गोलीबारी की आवाजें आई, उसका चेहरा पीला पड़ गया। अभी वो कुछ सोच ही रहा था कि तभी फ्लोर की खिड़की का शीशा तोड़ते हुए कुछ कमांडो अंदर दाखिल हुए। उनके साथ ही कुछ और कमांडो झपटते हुए फार्म हाउस के अन्य कमरों में फैल गए और वहां छिपे विनय के आदमियों को ढूंढ ढूंढ कर निशाना बनाने लगे। विनय के कुछ साथी अपनी गन निकालने ही वाले थे कि कमांडोज ने उन्हें हथियार डालने को मजबूर कर दिया। कमरे में विनय और उसके सभी साथी अब हथियार फेंककर घुटनों के बल बैठे हुए थे। विनय हकलाते हुए बोला, देखो, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। मेरे पापा इस शहर के सबसे पावरफुल आदमी हैं। अगर तुमने मुझे कुछ किया तो। तभी कमांडो यूनिट का जनरल समर प्रताप सिन्हा उसकी ओर देखकर एक गोली चलाता है, जो उसके कान के पास से गुजर जाती है। अगर तेरा बाप इतना पावरफुल है तो तुझे इस हाल में क्यों छोड़ा? समर प्रताप सिंह ने कहा और फिर इशारा करते हुए बोला, इसे नीचे ले चलो। इसी बीच कुछ कमांडो आर्यन और रूही को एक कोने में बैठा देते हैं और डॉक्टरों को बुलाने का इशारा करते हैं। तभी एक काली मर्सिडीज आकर फार्म हाउस से कुछ दूरी पर रुकती है। जगदीश जैसे ही बाहर आता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। 5 से 6 हेलीकॉप्टर्स आसमान में मंडरा रहे हैं। 15 से 20 आर्मी ट्रक्स चारों ओर खड़े हैं। उसका दिल बैठने लगता है। तभी एक रॉयल्स रॉयस रुकती है और उसके पीछे कई मल्टी स्पेशलिटी एम्बुलेंस। उनमें से देश के नामी डॉक्टर बाहर निकलते हैं। रॉयल्स रॉयस से भूषण बाहर उतरता है। चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ थी, लेकिन आंखों में आग। उसकी नजर जगदीश पर पड़ती है। वो उसे घूरते हुए पास खड़े एक कमांडो को आदेश देता है, इस आदमी को पकड़कर मेरे पास लाओ। कमांडो बिना देर किए जगदीश को काबू में लेते हैं और भूषण के साथ ऊपर की ओर बढ़ जाते हैं। जैसे ही भूषण सेकंड फ्लोर पर पहुंचता है, वो किसी की ओर ध्यान दिए बिना सीधे आर्यन की ओर बढ़ता है और उसके सामने झुकते हुए पूछता है, आर्यन साहब, आप ठीक है ना? आर्यन हल्के से सिर हिलाता है, लेकिन उसके शरीर से खून टपक रहा होता है। ये देख भूषण तुरंत डॉक्टरों को इशारा करता है और फिर डॉक्टर्स तेजी से हरकत में आते हुए आर्यन और रूही के चोटों पर मरहम पट्टी करने लगते हैं। रूही अभी भी सदमे में है। वो सोच भी नहीं सकती थी कि उसे बचाने के लिए एक पूरी मिलिट्री यूनिट आएगी। दूसरी ओर कमांडोज विनय और उसके आदमियों को हथकड़ियां पहना चुके हैं।
वो सभी अब घुटनों के बल सिर झुकाए खामोश है। इसी वक्त जगदीश को भी उस कमांडो द्वारा सेकंड फ्लोर पर लाया जा चुका था। कमरे का माहौल तनावपूर्ण था। दीवारों पर लगे शीशे अब भी गोलियों की आवाज से थरथरा रहे थे और छत पर अब भी हेलीकॉप्टर की परछाई घूम रही थी। चारों ओर ब्लैक यूनिफॉर्म में कमांडोज तैनात थे, बुलेट प्रूफ जैकेट्स, हेलमेट्स, हाईटेक वेपन्स। सब कुछ युद्ध जैसे माहौल का हिस्सा लग रहा था। जैसे ही विनय की नजर अपने पापा पर पड़ी, उसके चेहरे पर अजीब सी चमक आ गई। एक बार फिर उसके अंदर का घमंड जाग उठा। वो अपनी गर्दन टेढ़ी करके आर्यन और भूषण की तरफ देखता है। उसकी आंखों में आग और जुबान में जहर होता है। विनय ने दांत भींचते हुए कहा, तुझे क्या लगा कुछ बंदूकधारी लाकर तू मुझे, विनय मल्होत्रा, को नीचे गिरा देगा? देख ले, अब मेरे पापा आ चुके हैं और अब देख कैसे मैं तेरे इन किराए के गुंडों को यहीं मार गिराता हूं और फिर तेरी आंखों के सामने इस लड़की की इज्जत को रौंद दूंगा। तू देखता रहेगा, बेबस, तड़पता रहेगा। विनय की आवाज में गूंज और घमंड था। लेकिन तभी चटाक, पूरा कमरा एक झन्नाटेदार थप्पड़ की आवाज से गूंज उठा। एक पल के लिए सब कुछ थम गया। विनय का चेहरा झटके से एक तरफ घूम गया। उसकी आंखों में सन्नाटा था। वो हक्का बक्का सा खड़ा रह गया। फिर धीरे धीरे उसने चेहरा मोड़ा। उसके सामने उसके पिता जगदीश मल्होत्रा खड़े थे। चेहरा गुस्से से लाल, आंखों में लाज और अफसोस की मिश्रित भावना। तेरी हिम्मत कैसे हुई दीवान परिवार के वारिस से इस तरह की घिनौनी जुबान में बात करने की? जगदीश ने दहाड़ते हुए कहा। पापा, विनय हैरानी से बोला, जैसे उसे यकीन न हो रहा हो कि उसके अपने पिता ने उसे थप्पड़ मारा। चुप रह, हरामखोर। जिस दौलत और ताकत के घमंड में तू अंधा हुआ फिरता है, वो सब दीवान खानदान की रहम से ही है। और तू इस लड़की की इज्जत की बात करता है? मुझे शर्म आती है तुझे अपना बेटा बोलने में। विनय ने कुछ बोलना चाहा, पर जगदीश ने उसकी बात काटते हुए कहा, अब एक शब्द और बोला तो तेरी जुबान खींच लूंगा। कमरे में सन्नाटा पसरा हुआ था। विनय के चेहरे पर उसके पिता के थप्पड़ों की जलन अब भी झुलसा रही थी, लेकिन उसकी आंखों में अब भी घमंड की आग धधक रही थी। मगर तभी आर्यन धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, न कोई झिझक। उसकी चाल में एक शेर की तरह ठहराव था और चेहरे पर वो गहराई जो सिर्फ उन्हीं लोगों में होती है जो सब कुछ हार कर भी जीतना जानते हैं। वो सीधे विनय की तरफ बढ़ा। हर कदम की धमक जैसे कमरे की दीवारों से टकरा रही थी। भीड़ के बीच से होते हुए वो विनय के ठीक सामने आकर रुका। विनय ने कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल धड़ाम, आर्यन का एक जोरदार मुक्का विनय के जबड़े पर पड़ा। ऐसा लगा जैसे घमंड का ताज उसके चेहरे से गिर गया हो। ये मुक्का, आर्यन की आवाज गरजी, मेरी उस दोस्त की इज्जत पर उठे तेरे गंदे इरादों के लिए है। विनय लड़खड़ाया, लेकिन आर्यन ने उसे गिरने नहीं दिया। उसने कॉलर पकड़कर उसे खींचा और फिर एक हाथ से रूही की तरफ इशारा करते हुए बोला, रूही, ये तुम्हारा गुनहगार है, तो तुम्हें ही इसे सजा देने का हक है। तो आखिर क्या होगा अब आगे? जानने के लिए देखते रहिए रॉयल बिलियनेयर सिर्फ और सिर्फ आर्क स्टोरीज पर।